Forward in life, vibrant in every atom, forward in light, shining in every creature, forward in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. नमस्कार फिर से। अभी हमारे जो स्पीकर हैं आज के, अभी थोड़ी देर में हमारे को ज्वाइन करेंगे नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस गौतम जी। तब तक जबकि वो ज्वाइन करते हैं, हम लोग आज का जो टॉपिक है वर्क ऑफ द मास्टर्स, उसके ऊपर हम आपस में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। तो कोई बोलना चाहेगा अगर, तो नहीं तो मैं फिर पहले मैं ही इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। यहाँ जो मास्टर्स हैं, हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो मास्टर्स को कहते हैं, वो एडेप्ट्स हैं, परफेक्टेड बीइंग्स हैं, जीवन मुक्त हैं, अशेक हैं, जिनकी ह्यूमन जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। जो स्कूल है जिसको हम दुनिया कहते हैं, इसके अंदर जो जो सीखने लायक था वो सीख चुके हैं। अब उनको और कुछ बचा नहीं सीखने के लिए। आखिरी जो रुकावट थी अविद्या की, वो उनकी खत्म हो चुकी है। तो अब वो, उनको हम अडेप्ट्स कहते हैं, और उन अडेप्ट्स के अंदर, उन परफेक्टेड बीइंग्स के अंदर, जो हमारे एल्डर ब्रदर्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो शिष्यों को लेते हैं, मतलब कि आगे उनको ट्रेन करते हैं, डिसाइपल्स लेते हैं, चेला बनाते हैं, और उनको इसी लाइन पे, गुरु शिष्य की परंपरा पे वो उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इनको हम, उन एडेप्ट्स को जो लेते हैं शिष्य, उनको मास्टर्स कहते हैं, मास्टर्स ऑफ द विजडम कहते हैं। तो अब क्योंकि मास्टर्स जो हम कहते हैं, वो शरीर भी धारण करके रखते हैं, जो हमें बताया गया है, और बहुत ज्यादा संख्या नहीं है हमारे दुनिया के अंदर, और इनकी भी श्रेणियां होती हैं, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं। वो सब आपको डिटेल में, दो ऐसी किताबें हैं जो आपको मिल जाएंगी। एक तो है द मास्टर्स एंड द पाथ, ये किताब C.W. लेडबीटर की लिखी हुई है, और दूसरी जो है वो द मास्टर्स है, एनी बेसेंट की। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जिक्र आता है मास्टर्स का, मगर ये कॉम्प्रिहेंसिव किताब जो मास्टर्स की है, वो तो मास्टर्स इन द पाथ है, जो जो क्लासिक किताब है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि हम लोग को, सबको वो पढ़नी चाहिए, और ये फ्रीली अवेलेबल है। आनंदघोलप.net, आनंद घोलप एक मेंबर हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने ये सारी जो किताबें कॉपीराइट से बाहर हैं, इनको जो है स्कैन कर लें, ऐसे कह लें, उसको अपलोड करा हुआ है इन किताबों को, हम लोग उनको देख सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो अब ये सवाल आता है कि क्या कार्य है ऐसे मास्टर्स का, ऐसे बीइंग्स का, जो कि भगवान के बराबर है हमारे लिए, और हम उनको महात्मा भी कहते हैं थियोसॉफी में। तो इनका जो कार्य है, सबसे पहले तो हम बोला कि जो अभी तैयार हो रहे हैं हम में से, कि खुद हम एनलाइटनमेंट तक, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने की जो हमारी कोशिश है, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है अब तैयार हो रहा है और इसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो वो फिर उसको अपने साथ में लेते हैं, और फिर उसको आगे वो गाइड करते हैं। गाइड करने का तरीका और किस पॉइंट पे उसको लेना है, वो सब भी डिस्क्राइब करा गया है। तो पहले तो प्रोबेशनरी प्यूपिल बनाया जाता है, कि ऐसा चेला जो इस लायक हो कि उसको हम देखें, परखें, तो वो परखते हैं कि ये आगे चलने के लायक है कि नहीं। उसके विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से टेस्ट लिए जाते हैं, और फिर उसको जब पाया जाता है कि हाँ, ये इस लायक है कि इसको हम एक्सेप्टेड पीपल, मतलब कि हम पक्का उसको परमानेंट पीपल बना सकते हैं, तो फिर उसको पीपल बनाया जाता है। फिर उसके बाद में आगे कहानी चलती है, और उस पीपल को फिर इनिशिएशन के रास्ते पे फिर आगे ट्रेन करा जाता है, और उस पीपल की ट्रेनिंग अपने हाथ में वो लेते हैं, और धीरे धीरे उसको ट्रेन करते हुए आगे ले जाते हैं। तो ये तो जो है सबसे मेजर काम है जो मास्टर्स का है।
शायद जब आएंगे अभी ब्रदर वो इसको शायद इलेबोरेट करें, मुझे नहीं पता वो किस एस्पेक्ट को लेंगे आज के टॉपिक को वर्क ऑफ द मास्टर्स पे, मगर ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो कार्य है जो मास्टर, हाँ, कोई बोल रहा है बीच में? तो मेरे ख्याल से एक जो मैंने ये बात करी इसके ऊपर कोई और अपना शेयर करना चाहेगा, कुछ और अपना व्यू? तो फिर मैं आगे चलता हूँ, अगर कोई और व्यू अपना शेयर नहीं करना चाहता है इसके ऊपर जो मैंने अभी बात करी है। मास्टर्स जो हैं उनका दूसरा काम है कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई है, जिसके अंदर हर एक प्राणी का एवोल्यूशन हो रहा है और जो मैटर है उसका भी एवोल्यूशन हो रहा है। हम जब चेतना के एवोल्यूशन की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम थियोसफी में उसको बोलते हैं अनफोल्डमेंट। तो कोई चीज गुत्थी में बनी होती है, वो जो है उसको धीरे धीरे खोलना, तो उसकी पावर्स जो है, चेतना की पावर्स हैं, चेतना की जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड करती है। और मैटर के लिए हम लोग एवोल्यूशन का शब्द इस्तेमाल करते हैं कि एक चीज बेटर मॉडल बनती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन हैं, गाड़ियां हैं, अलग अलग विभिन्न मशीन्स हैं। उन मशीन्स का जब एवोल्यूशन होता है तो उनके मॉडल्स, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट, जो हार्डवेयर है वो इम्प्रूव होता है। मगर जो सॉफ्टवेयर है, जो चेतना है अंदर, अगर हम ऐसे समझ लें, हमारी जो चेतना है, जो हम हैं, वाकई में हमारे अंदर ग्रोथ होती है, वो अनफोल्डमेंट के रूप में होती है। हमारी पावर्स खिलती हैं, जैसे फूल खिलता है वैसे आगे बढ़ती हैं। तो चेतना का जो विकास है, वो विकास के अंदर मदद करना, एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, ये जो एट द फीट ऑफ द मास्टर में बताया कि गॉड हैज अ प्लान एंड दैट प्लान इज एवोल्यूशन। ये जो एवोल्यूशन है, ये एकमात्र कारण है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम, सोलर सिस्टम बनाया गया है। और इसके अंदर जो सोलर सिस्टम हमारा बनाया गया है, इसमें जो एवोल्यूशन हो रहा है, उसके अंदर जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की एवोल्यूशनरी स्कीम्स चल रही हैं, स्कीम वर्ड करें या सिस्टम्स चल रहे हैं, जिसमें हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं। और इन सबको इवॉल्व और अच्छा करने के लिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए, ये जो अडेप्ट्स हैं, ये भी उस कार्य में लगे रहते हैं। तो उसमें भी मास्टर्स का जो कार्य है वो चलता रहता है। अब वो कैसे दिखाई देता है हमारे को? तो क्योंकि थियोसफी एंशिएंट विजडम है, और जो ये मास्टर्स का जो ग्रुप है, ये जो वाइट ब्रदरहुड हम कहते हैं, ग्रेट वाइट ब्रदरहुड, जिसके वो एक हिस्से हैं मास्टर्स, ये ग्रेट वाइट ब्रदरहुड ही गाइड करता है इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को। और उसके अंदर ये नए नए रेसेस को, अलग अलग जातियों को इवॉल्व कराया जाता है। और फिर उन जातियों के अंदर जैसे एवोल्यूशन या जैसे वो प्रकट होती हैं, तो वैसे ही नए नए टीचर्स भी आते हैं और सोसाइटीज को वो फिलॉसफी और रिलीजन, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सब उनको सिखाते हैं। तो हम देखते हैं ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, हम लोग इसको ऐसा कहते हैं कि एक प्लेनेट के ऊपर, जैसे हमारा ये जो पृथ्वी है प्लेनेट, इसके ऊपर 7 रूट रेसेस आएंगी। रूट का मतलब है मेजर ग्रुप जो है एक जाति का आएगा। वो जो ग्रुप आएगा, उस ग्रुप के अंदर भी 7 सब डिविजन्स होती हैं, इनको हम सब रेसेस कहते हैं थियोसफी में। तो हर एक सब रेस, जैसे हमारी जो है, जो हम लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं, भारतीय, पाकिस्तानी, और हम कहेंगे कि बांग्लादेशी, ये जो हमारे ऐसे दिखने वाले जो लोग हैं, ये लोग हम थियोसफी में कहते हैं फिफ्थ रूट रेस, जिसका नाम दिया है हमने आर्यन रूट रेस। इसकी पहली सब रेस, पहली प्रजाति है, और इसको हमारे को इंडियन सब रेस कहा गया है।
तो हमारे जब हमारी सब रेस आई यहाँ पे, तो कोई ना कोई टीचर अलग-अलग तरीके से यहाँ आके उन्होंने टीचिंग्स को एस्टैब्लिश करा। वैसे ही जब इजिप्ट के अंदर और ईरान के अंदर जब रेस आई, जो हम सेकंड सब रेस कहेंगे, और फिर थर्ड सब रेस आई, फिर फोर्थ आई यूरोप के अंदर, फिर फिफ्थ आई अमेरिका के अंदर। इन सब के अंदर जो है टीचर्स ने आके, इन मास्टर्स और एडेप्ट्स ने आके वहाँ पे बेसिक बेसिक टीचिंग्स दी। और ये टीचिंग से उस सोसाइटी को, जो अभी नई नई आई है, उसको नया सत्य को नए रूप के अंदर बताया, ताकि लोग जो है उसको पकड़े और आगे चले। ये इनका सिस्टमैटिक तरीके से काम चलता है। ये पूरा का पूरा जो ये श्रृंखला है, जिसको हम टीचिंग साइड पे कहते हैं, ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के काम के अंदर, वो आपको इन्हीं किताबों के अंदर मिल जाएगा, जिनका मैंने मेंशन करा था, द मास्टर्स इन द पाथ। इसके अंदर आराम से आप देख सकते हैं कैसे टर्न बाय टर्न वो काम होता है। और भी एक दो किताबें हैं जो हम लोग में से इंटरेस्टेड हैं और डिटेल में जानने के लिए, कि कैसे एवोल्यूशन और कैसे ये रेसेस के अंदर कार्य चलता है। तो मैन, वेंस, हाउ एंड विदर, ये एनी बेसेंट जी और सी डब्ल्यू लेविटो जी का ये कंबाइंड किताब है, मैन, वेंस, हाउ एंड विदर। तो इसके अंदर खास इम्पोर्टेंट बात ये भी है इस किताब में, कि जो आने वाली जो रूट रेस है, अगली जो रूट रेस है, सिक्स्थ रूट रेस है, इसके अंदर की भी एक झलक दी हुई है कि क्या होगा और कहाँ वो कम्युनिटी आएगी, और वहां पे कैसे जो अ, हम कहेंगे कि रिलीजन या फिलॉसफी कैसे वो डेवलप होगी, कैसे वहां पे कौन से विभिन्न प्रकार के तरीकों से लोग, जो ह्यूमैनिटी होगी, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से कैसे वो प्रार्थना करेंगे और कैसे आगे वो बढ़ेंगे। तो वो बड़ा अच्छा है। उसी का सेक्शन इस किताब का एक अलग से छापा हुआ है, द बिगिनिंग्स ऑफ द सिक्स्थ रूट रेस। तो कई जगह पे हमें ये भी किताब मिल सकती है, क्योंकि उस मैन है मेंस हाउ एंड विदर का ही एक छोटा सा हिस्सा है, द बिगिनिंग्स ऑफ द सिक्स्थ रूट रेस। तो हमें से जो इंटरेस्टेड है वो भी उस किताब को देख सकते हैं। तो ये सेकंड काम है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो हम लोग सब हैं, इस ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर, कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर, खासकर एक छोटे ग्रुप में, एक एरिया के अंदर, अब तो खैर क्योंकि इंटरनेट आ गया, तो हम लोग काफी एक दूसरे को एक दूर से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं एक दूसरे के बारे में बहुत आराम से। रियल टाइम में भी हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, और हम दूसरे कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में पूरा डिटेल में हम पता कर सकते हैं। पर पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता। पहले के टाइम पे इतना आराम से किताबें छपना, और लोग इतने एजुकेशन पा लें और वो किताबें दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो पहले स्ट्रगल बहुत था लाइफ के अंदर। पहले का मतलब है, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 100-200 साल से पहले, तो कोई अगर अमेरिका में रहता था, या साउथ अमेरिका में था, या अफ्रीका में था, या यूरोप में था, और कोई इंडिया में था, तो कम्युनिकेशन इतनी आसानी से नहीं होती थी। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश 100 साल पहले जब थे, 100-150 साल पहले, तो कोई न्यूज़पेपर अगर इंग्लैंड में छपता था, तो उसको कई हफ्ते लगते थे इंडिया में पहुंचने के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो आसान नहीं था। तो ऐसी जगहों पे जब ये इवॉल्व होती थी ह्यूमैनिटी, कुछ नया ग्रुप बनता था, तो उसमें नई टीचिंग्स जो है डालते थे, तो वो टीचिंग्स जो है उस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उनको वो दी जाती थी। तो एक दूसरा ये जो काम था, वो था कि हम सत्य को, मास्टर्स जो थे, जो सत्य है, उसको, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, जैसे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ड्यूटी, सेरेमनी, ये इस पे काफी फोकस करा गया है। और अलग अलग टाइम पे हमारे यहाँ पे ऐसे महात्मा आए जिन्होंने भक्ति का पाठ और फिर फिलोसफी का पाठ भी बहुत है। मेरे ख्याल से अब गौतम जी आपने ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार जी गौतम सर। जी, नमस्कार। तो गौतम जी, अब मैं आपको इनवाइट करता हूँ। गौतम जी हमारे नेशनल लेक्चरर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, इंडिया के अंदर, और ये कानपुर में चौहान लॉज है, उसके प्रेसिडेंट हैं। मैं अब इनको इनवाइट करता हूँ कि इस टॉपिक को, जिसकी हम जरा सी चर्चा कर रहे थे, हाईलाइट ले रहे थे ब्रीफली, वर्क ऑफ द मास्टर्स के ऊपर आप हमें अपना लेक्चर दीजिए, हमें बताइए इनके बारे में, गौतम जी।
Good morning, gentlemen. I am sorry about my getting late. In fact, आज थोड़ा सा कुछ पेन हो गया था मेरे कमर के ऊपर, तो मैं अभी डॉक्टर के पास चला गया था, वहाँ थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अ, मैं आज हमारी जो चर्चा का विषय है, वो मास्टर्स का कार्य है। और मास्टर्स जो होते हैं, अक्सर रेफरेंस आता है कि हम अपने को मास्टर्स के कार्य के लिए फिट बनाएं। तो ये पर्टिकुलर हमारी टॉक इस बात पे होगी कि मास्टर के वो कौन से कार्य हैं जिनके लिए हमें अपने को फिट बनाना है। तो इसके पहले हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले जगत गुरु या वर्ल्ड टीचर जो इस समय लॉर्ड मैत्रेय हैं या पहले लॉर्ड व्यास थे, उनके कार्यों के बारे में हम विचार करते हैं। जगत गुरु का पद एक बहुत ही वरिष्ठ पद है, जिसे हम जगत गुरु या क्राइस्ट कहते हैं, जिस पर लगभग 1500 वर्ष पहले तक वे इस पद पर थे, जिन्हें हम व्यास कहते हैं। और उस पद पर वर्तमान में लॉर्ड मैत्रेय हैं। व्यास अब बुद्ध हो गए हैं, और जो जगत गुरु है, जगत गुरु से भी वरिष्ठ पद है। जनरली हम हिंदू लोग बुद्ध के रियल पोजीशन को नहीं जानते हैं, इसलिए ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते। बल्कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सबसे वरिष्ठ उनमें से बुद्ध ही हैं। जगत गुरु का संसार की आंतरिक सरकार का एक विभाग है, और जिसके कार्य हैं धर्मों की स्थापना और उन्हें प्रेरित करना। कभी कभी वे स्वयं धर्मों की स्थापना के लिए संसार में आते हैं, और कभी कभी अपने वरिष्ठ शिष्यों में से किसी को भेजकर ये कार्य करवाते हैं। धर्मों को प्रेरित करने के लिए वे अंदर से अपना दबाव बनाए रखते हैं, ताकि सभी धर्म सर्वोत्तम संभव कार्य करते रहें और भक्ति और त्याग में प्रसार करते रहें। यही नहीं है कि खाली वो स्थापना ही कर देते हैं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना भी उन्हीं का काम है। ये विभाग हमारी सोसाइटी के लिए सबसे अधिक महत्व का है, क्योंकि हमारे गुरुदेव में से एक इसी विभाग से संबंधित है। हमारे गुरुदेव जो खास तौर से थियोसॉफिकल सोसाइटी को जिन्होंने गाइड किया है, वे मास्टर मौर्य और मास्टर केएच हैं। तो जो मास्टर मौर्य तो फर्स्ट रे के हैं, किंतु मास्टर केएच इसी रे से संबंधित हैं जो धर्मों की स्थापना करते हैं। C.W. लेडबीटर कहते हैं कि उनके आगमन का समय दूर नहीं है, क्योंकि वो शरीर जिसका भी प्रयोग करेंगे वो संसार में उत्पन्न हो चुका है। देखिए, ये पुस्तक जो है वो प्रारंभ में सन 1905 के आसपास की होगी मेरे ख्याल से। और उस टाइम पे ये तो उनको मालूम हो गया था कि एल्कियानी ने जन्म ले लिया है, लेकिन अभी उनके ऊपर जगत गुरु नहीं आए थे। उस टाइम का किस्सा है ये। और उस टाइम से वो कह रहे हैं कि उनके अगले आगमन का समय दूर नहीं है, क्योंकि वो शरीर जिसका वे प्रयोग करेंगे वो संसार में उत्पन्न हो चुका है। तो ये हम सभी थियोसॉफिस्ट इस बात पे विश्वास करते हैं कि लॉर्ड मैत्रेय धरती पे कृष्णमूर्ति के रूप में आए थे। इसका निर्णय हजारों वर्ष पहले हुआ था। इस प्रकार के निर्णयों को जान सकने योग्य लोग जब इसे पहले से बता देते हैं, उसे ही भविष्यवाणी कहते हैं। कैसे ऐसे सक्षम लोग हैं जिनको आगे की घटनाओं की जानकारी पहले से हो जाती है, और ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को हम भविष्यवाणी कहते हैं। हम में से अनेक लोग इसे पूरी तरह देख सकेंगे। लगभग 1900 वर्ष पहले अपोलोनियस ऑफ थियाना को श्वेत संघ द्वारा भेजा गया था कि संसार में उन स्थानों पर पवित्र ताबीजें डालने के लिए जिनके माध्यम से उनका प्रभाव इस संसार में प्रसारित होगा। उनमें से कुछ बिंदुओं का प्रयोग हो चुका है और कुछ का अभी होना शेष है। जब हम इस विशुद्ध निश्चितता को लोग देख लेंगे,
तब लोगों को विश्वास होगा कि महात्माओं की योजनाएं कभी असफल नहीं होती हैं। मास्टरों के कार्य जब हम आते हैं, मास्टर्स के कार्य यद्यपि सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वे इतने अधिक हैं कि आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं। यद्यपि वे महात्मा जो भौतिक लोक में शरीर रखते हैं, वे बहुत कम हैं, किंतु वे सारे संसार में हो रहे जीवन के विकास की व्यवस्था पर नजर रखते हैं। महात्मागण तो बहुत कम है, गिने चुने हैं, लेकिन उनकी नजर संसार की सारी एक्टिविटीज पे है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना उनके ही मिशन का एक भाग है और इसके संबंधित लोग किसी धर्म या विशेष क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए कार्य करते हैं। उनका ये विभाग अपने प्रतिनिधि के रूप में अनेक लोगों को संसार में भेजता है, जो शासकों और राजनीतिज्ञों को विश्व शांति के बारे में प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार के प्रतिनिधि निधि संतों, वक्ताओं और धर्म गुरुओं और कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, ताकि उनके कार्य शांति का संदेश दे सकें। संसार में उनके कार्य मुख्य रूप से उनके शिष्यों के माध्यम से किए जाते हैं। मास्टर्स उनकी जीवात्माओं के सीधे प्रभावित करते हैं। आप लोगों ने अभी तक जितना भी इतिहास हमने देखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो किसी भी कार्य में वे गुरुदेव लोग जो डायरेक्टली सीधे तौर पे सामने नहीं आए हैं पब्लिक के, वे हमेशा किसी न किसी के माध्यम से सारे काम करवाते रहे हैं। वे हमेशा इनकॉग्निटो रहते हैं, वे किसी के समाज के सामने नहीं आते। तो अगर उनको कोई कार्य करवाना है तो उनके लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है जो उनके इशारे पे काम कर सके। संसार में उनके कार्य मुख्य रूप से उनके शिष्यों के माध्यम से किए जाते हैं। मास्टर्स उनकी जीवात्माओं को सीधे प्रभावित करते हैं। जैसे पुष्पों पर सूर्य की किरणें पड़ते ही पुष्प खिल उठता है, उसी प्रकार मास्टर के प्रभाव से शिष्य में जो सर्वोत्तम है वो सामने आ जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस प्रभाव को अपने में प्रतीत तो करते हैं, किंतु यह जान पाने में असमर्थ होते हैं कि प्रभाव कहाँ से आ रहा है। जैसे अंडे के आवरण के अंदर पड़ रहा चूजा बाहर से आने वाली गर्मी को प्रतीत तो करता है, किंतु ये नहीं जानता है कि वो गर्मी कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार मानवता के प्रभावों को सहायता तो प्राप्त मिलती है, किंतु वो ये समझ पाने में असमर्थ होते हैं कि ये सहायता कहाँ से आ रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार अमेरिका में जब संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस टाइम पे कई गणमान्य लोग आपस में बैठकर विचार कर रहे थे, किंतु किसी को पिटीशन गवर्नमेंट को देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी साइन करके, क्योंकि उसमें दिया था जो ट्रेटर होगा वो मृत्युदंड दिया जाएगा। इसमें एक अपरिचित आदमी आया और उसने कहा कि तुम लोग अपने शरीर को बचाने के लिए इस देश की रक्षा नहीं कर सकते हो, और खूब उनको डांटा और खूब प्रेरित किया और अंत में सबने साइन कर दिया और अल्टीमेटली जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ। ऐसा उनके कारण शरीरों के अभी तक पर्याप्त विकसित नहीं है कि प्रेरणाओं से के स्रोत को जान सकें। जब कोई व्यक्ति उस हिस्से पर पहुंचता है, जैसे जब चूजा आवरण तोड़कर बाहर निकलता है, तो उसे न केवल उसके अपने विस्तार का अनुमान हो जा पाता है, बल्कि पूरा संसार उससे सिहर उठता है। न केवल मानवता बल्कि पशु और वनस्पति वर्ग भी खुशियां मनाते हैं। जब मनुष्य को इस आवरण से जो हम लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, जब ये आवरण हटता है, तो जो हालत चूजे की संसार में आके होती है, वही हालत उस आत्मा की इस दुनिया के बारे में हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि जो चेंजेस आएंगे वो कितने अधिक होंगे। सूर्य की प्रकाश की भांति ये संसार पर पड़ती है और सभी के विकास को में उछाल आ जाता है। इस प्रकार के साथ शक्तिपात के लिए मास्टर उन पवित्र केंद्रों और अवसरों का प्रयोग करते हैं जहाँ किसी महान आत्मा ने अपनी कर्मभूमि बनाई हो या जहाँ महान व्यक्तियों का कोई अवशेष सुरक्षित हो। ऐसे अवसरों का प्रयोग तब किया जाता है
जब भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हों। इस प्रकार पहले से बनाए हुए माध्यमों से वे अपने प्रभाव पृथ्वी पर भेजते हैं। इस प्रकार के प्रयासों का यह परिणाम हुआ है कि इस चौथे राउंड में, जिसमें केवल भावना शरीर का ही विकास होना था, हमारा इंटेलेक्चुअल व मानसिक विकास भी हो गया है। यद्यपि योजना के अनुसार मानसिक विकास का कार्य 5वें राउंड में होना चाहिए था। इसका मुख्य श्रेय लॉर्ड्स ऑफ फ्लेम को जाता है, शुक्र ग्रह से आए हुए सनत सनातन सनातन संत कुमार को, और मास्टर्स पर जाता है, जिनके पृथ्वी में अवतरण के कारण पृथ्वी के में मानसिक विकास की लहर आई है। वे जो मास्टरों के इन महत्वपूर्ण कार्यों को समझते हैं, वे अपनी व्यक्तिगत हितों के लिए उनसे प्रार्थना करके उन्हें बाधित नहीं करते, उनको उनके कार्यों से विक्षेपित नहीं करते हैं। जनरली बहुत से ऐसे थियोसॉफिस्ट भी हैं जो हर चीज के लिए मास्टर्स की इच्छा हुई तो होगा, मास्टर करेंगे तो होगा, हर बात पे वो मास्टर पे छोड़ते रहते हैं, और यहाँ तक कि मास्टर चाहेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो यही सब यहाँ पे हिदायत दी गई है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनके कार्य इतने महान हैं कि उनके उनसे अपने कार्यों को करवाने के लिए उनको आग्रह करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जब भी इस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता पड़े तो उनके शिष्यों और एलिमेंटलों और नेचर स्पिरिटों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि मास्टरों के लिए इन महान कार्यों को करना किसी भी की व्यक्तिगत सहायता की अपेक्षा अधिक महान और सर्वहितकारी है। अष्टलोक में अदृश्य सहायकों के कार्य भी शिष्यों से तब करवाया जाता है जब वे अष्टलोक की दक्षता विकसित कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये स्तर पार किया है, उनसे और आगे के लोगों का कार्य लिया जाता है। इसलिए शिक्षार्थियों का ये कर्तव्य है कि शीघ्र वे अपने को वर्तमान स्थिति से विकसित करके उस कार्य करने के योग्य बनाएं। लोग कभी कभी पूछते हैं कि मास्टर से अपूर्ण व्यक्तियों से कार्य क्यों करवाते हैं। एक्चुअली जो शिष्य हैं वो अभी पूर्ण नहीं है, तो लोग पूछते हैं कि अपूर्ण व्यक्तियों से कार्य क्यों करवाते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है कि मास्टर के पास इतना समय नहीं होता है कि वे स्वयं संसार के कार्य कर सकें, अतः उन कार्यों को उनके शिष्यों से करवाते हैं। यदि उन कार्यों के को शिष्य भी न करें तो कार्य अनकिया रह जाएगा। ये सत्य है कि यदि वे कार्य उनके स्वयं के द्वारा किए जाते तो कहीं अधिक पूर्ण होते। यदि वे सारा कार्य स्वयं करते तो शिष्यों को सीखने का और अच्छे कर्म बनाने का अवसर नहीं प्राप्त होता। कोई पुस्तक लिखने में शिष्यों के कार्य भले ही पूर्ण रूप से अच्छे न हो, पर संसार के प्रयोग करने वाले लोगों के दृष्टिकोण से वह फिर भी बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि वे उनसे भी कम जानते हैं। हमारे दृष्टिकोण से मास्टर्स के कार्य भले ही बहुत महान हो, किंतु फिर भी उनके दृष्टिकोण से उनकी शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। इसलिए वे अपना कार्य मास्टर्स के कार्य भले ही बहुत महान हो, किंतु फिर भी उनके दृष्टिकोण से उनकी शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। इसलिए वे अपना कर्तव्य समझते हैं कि वे उन शक्तियों को सबसे अधिक उपयोगी कार्यों में लगाएं। उनके निम्न कोटि के कार्यों में उस शक्ति को लगाना शक्ति का दुरुपयोग होता है। जो कार्य सबके हित के लिए है वही सर्वोत्तम। मास्टर और शिष्य के बीच के संबंधों के बारे में है। हम सिद्ध महात्मा बहुत कम है, ये हम बात कर चुके हैं। जो भौतिक लोक में शरीर धारण करते हैं, और उनमें से वे जो शिष्य लेते हैं वे उनसे भी कम है। शिष्य लेने वाले महात्माओं को हम मास्टर्स कहते हैं। अब हम अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे मास्टर्स का शिष्य होना क्या होता है, कितनी महान वो स्थिति है जिस तक पहुंचने की हमारी आकांक्षा है और जिसे करने का हम शिष्य बनकर संकल्प लेते हैं। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि मास्टर मानवता के कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं कि किसी अन्य कार्यों के लिए उनके पास समय नहीं रहता है।
उनके पास जो शक्ति है वह सीमित है, भले ही हमें वो अमाप लगती हो, और उसका एक अंश भी असावधानी पूर्वक वो खर्च नहीं करना चाहते। जो समय और शक्ति वे शिष्यों के प्रशिक्षित करने में लगाते हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लेते हैं, क्योंकि वे शक्तियों का गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। जब वे किसी को अपना शिष्य नहीं, बल्कि प्रशिक्षक या अप्रेंटिस बनाते हैं, तो यथासंभव पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उस पर खर्च किया गया समय और शक्ति लाभकारी व्यापार होगा। यदि किसी में ऐसी कमजोरी है जो उसके प्रशिक्षण को निरस्त कर सकती है, तो उसे अपना शिष्य तक नहीं बनाते हैं, जब तक कि वह उस कमी को दूर न कर ले, भले ही वो अन्यथा बहुत उपयोगी क्यों न हो। अनेक बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वो सब कुछ है जो मानवता के हित के लिए, कार्य के लिए उपयुक्त है। मैं मानवता के लिए कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, फिर भी न जाने क्यों मास्टर मुझे अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। हमें सच्चाइयों को बहादुरी से समझना चाहिए। हमारे यद्यपि हमारे अंदर दयालुता है, करुणा है, किंतु ऐसी छोटी-छोटी सामान्य कमजोरियां भी हो सकती हैं, जो कार्य में व्यवधान डाल सकती हैं। सारे गुण होते हुए भी भौतिक और राष्ट्र लोगों की कमजोरियां भी कभी कभी भी कार्य के उपेक्षित हो जाने का कारण बन सकती हैं। मास्टर्स के शिष्य होने के लिए हमें पूरी तरह से अपने को उसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे मास्टर देखते हैं। संभावित शिष्य को पूरी तरह अपने को भूलने को तैयार रहना चाहिए और अपना सब कुछ उनके कार्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने को इस संसार इस प्रकार समर्पित करने में को तैयार हैं, जिसे शिष्यत्व की दहलीज पर के उस पार जाने के लिए उनका पहला कदम है। जब संभावित शिष्य मास्टर के समक्ष होता है, तो मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो प्रोबेशनरी चेला के लिए निर्धारित योग्यता रखता है। यदि वो हाँ कहता है, तो उसे प्रोबेशन पर लिया जाता है, जिसकी अवधि औसत 7 वर्ष होती है, और किसी की यह अवधि बहुत लंबी भी होती है। अब मास्टर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनको मार्ग में प्रवेश देते हैं, तब तब उनको मार्ग में प्रवेश देते हैं, और किसी-किसी का यह समय भी कम होता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को व्यक्ति ने अपने को अपने वश में कर लिया है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए यह अवधि 50 वर्ष की थी। ये ये भी मैं जानता हूँ कि किसी व्यक्ति के लिए ये 5 वर्ष की थी, किसी के 3 किसी-किसी की 3 भी थी, और एक विशेष व्यक्ति के लिए ये मात्र 6 महीने थी। इस अवधि में वो विशेष व्यक्ति वो स्वयं थे, लेडबीटर साहब। इस अवधि में वह किसी प्रकार अपने मास्टर के से सीधे संचार में नहीं होता है। कभी-कभी वो उनके बारे में कुछ सुनता है। इसे नियम के रूप में नहीं, किंतु कभी-कभी जीवन में कुछ दिक्कतें लाई जा सकती हैं, और जिनमें उसकी प्रवृत्ति का परीक्षण किया जाता है। मास्टर उनकी लिविंग इमेज बनाते हैं, जो उनकी एस्ट्रल और मेंटल शरीरों की कॉपी होती है। मास्टर ऐसे स्थानों पर देखते हैं जिसे वे आसानी से देख सकें। मास्टर प्रतिदिन उसे देखते हैं। उसी से मास्टर निर्णय लेते हैं कि वो व्यक्ति चेला के लिए उपयुक्त है या नहीं। तभी वो पहली दीक्षा देकर उसे अपना बंधु में जोड़ लेते हैं। यह याद रखें कि मास्टर ईश्वर की शक्ति की एक धारा होते हैं। यह अचेतन नहीं होती है। यह एक मेधा युक्त और कोऑपरेटिव शक्ति होती है, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर के कोऑपरेटिव अंग हैं, और ऐसा होने के लिए उसे अपने मास्टर के साथ सचेतन होना चाहिए। याद रखें कि मास्टर स्वयं ईश्वर की शक्तियों के वितरक हैं। केवल चैतन्य ही नहीं, वे उनकी शक्तियों के मेधावी कोऑपरेटर भी हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर के अंग हैं। एक छोटे रूप में वो अपने मास्टर का अंग बन चुका है,
किंतु उसे केवल अचेतन नहीं बल्कि एक कोऑपरेटिव मेधा होना चाहिए और ऐसा होने देने के लिए उसे परोक्ष रूप से मास्टर का एक अंग बन जाना चाहिए। एक मान्य चेला अपने मास्टर की चेतना से इस प्रकार जुड़ जाता है, वह जो कुछ भी करता है वो मास्टर की जानकारी में आता रहता है। ऐसा नहीं कि मास्टर उसे सदा देखता रहता है, बल्कि जिस प्रकार कोई विचार सोचने वाले की स्मृति में वे विचार रहते हैं, उसी प्रकार वो मास्टर की स्मृति में भी रहता है। शिष्य जैसा सोचता है, करता है, उसका चित्र मास्टर के आस्टल और मेंटल बॉडी में छपता रहता है। अतः मास्टर उसे तभी शिष्य के रूप में लेता है जब उसके विचार और उसकी भावनाएं वैसी न हो जाएं जैसे वो स्वयं चाहता है। यदि कोई चेला कुछ ऐसा सोचने लगता है कि जो मास्टर उसके विचार को अपने मन में प्रवेश नहीं होने देना चाहता, तो दोनों के बीच में एक ऐसा बैरियर बना देते हैं और विचारों का आवागमन रोक देते हैं। वे शिष्य जो ध्यान को किसी अन्य दिशा में भेज देते हैं, यह एक विशेष यह एक ध्यान ध्यान देना चाहिए कि इस कार्य में कुछ ऊर्जा लगती है जो उनके लिए महान हानि होती है। ऐसे व्यक्तियों को मास्टर के द्वारा त्याग दिया जाता है। यदि मास्टर किसी को इस प्रकार त्यागता है तो वह किसी के प्रति वैमनस्यता के कारण नहीं होता है, बल्कि उस पर उन्हें शक्तियों और समय लगाना लाभप्रद नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने को योग्य समझता है, उसे कम से कम एक दिन के लिए अपने विचारों और भावनाओं को देखना चाहिए। क्या उसमें कोई भी घृणापूर्ण, चिड़चिड़ेपन, स्वार्थपूर्ण विचार नहीं आया है? इस निकट संबंध से मास्टर जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो शिष्य के वाहनों को अपने वाहनों से सहकल्पित करना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय गुरु चेलों को अपने आसपास रखते हैं। कोई आचार्य शिष्यों को शिष्यों को कोई भी शिक्षा दे, उसे सहकंपन का प्रभाव केवल इसी प्रकार से अभ्यासों के द्वारा संभव है। शिष्य के विभिन्न शरीर पुरानी आदतों के कारण अनेकों प्रकार के कंपन करते रहते हैं और जिन सबको समाप्त करके एक ही शिक्षा में ले जाना एक कठिन कार्य है। यह तभी संभव है जब शिष्य वर्षों के लंबे समय तक अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने वाहनों पर प्रेशर बनाकर रखता है। जब शिष्य अभी भी संसार में रहता है तो बाहर से टकराने वाले अनेकों कंपन उसका ध्यान विकर्षित करते रहते हैं और सदा सहकंपित करना रखना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि भारत में इस प्रकार के अभ्यासों के लिए व्यक्ति जंगलों में चला जाता था। अन्य देशों में भी इस प्रकार की परंपराएं रही हैं। इस प्रकार के जीवन में शांति प्राप्त होती है जो इस दिशा में बहुत ही उपयोगी है। किंतु व्यक्ति जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो पहले से ही मार्ग पर हो, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसा शिक्षक जिसे अपने में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, उसका सानिध्य बहुत लाभदायक होता है। ऐसे शिक्षक के से जागते सोते हर समय ये कंपन अपना कार्य करते हैं और शिष्य के विभिन्न अवयवों में नए केंद्र बनाते रहते हैं। अनेक शिक्षक इस प्रकार के प्रभावों को से किसी सीमा तक विकसित होने के पश्चात ही कोई अकल्ट प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। विशेष रूप से ऐसे निर्देश जिन्हें गलत प्रयोग से वे प्रयोग करने वाले को हानि पहुंचा सकते हैं। जो शिष्य इस प्रकार से मास्टर से संकल्पित हो जाता है, उनको यदि वही अकल्ट प्रशिक्षण दिया जाता है तो हजारों गुना अधिक लाभदायक होता है। मास्टर के मान्य शिष्य का यही अर्थ है कि वह व्यक्ति मास्टर की चेतना का एक आउटपोस्ट बन जाता है ताकि उस उन महान आत्माओं की शक्ति का उनके माध्यम से शक्तिपात हो सके और उसकी उपस्थिति के कारण वातावरण निश्चित रूप से अधिक अच्छा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चेला मास्टर के इतना निकट रहता है कि वह तुरंत जान लेता है कि वह विचार क्या है और इस प्रकार अनेक बार वह गलती करने से बच जाता है। मास्टर ऐसी अवस्था में किसी भी क्षण कोई संदेश या निर्देश दे सकते हैं
यदि कोई पत्र लिख रहा है, तो वह उसके लिए सलाह भेजते हैं, भाषणों के लिए भी वाक्य भेज देते हैं। प्रारंभ में शिष्य जान नहीं पाता है कि ये निर्देश मास्टर के हैं, किंतु बाद में बहुत शीघ्र वो समझ जाता है कि ये संदेश मास्टर के ही थे। विचारों का स्रोत जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आस्टल और मेंटल लोगों में अनेक प्रकार की इकाइयां रहती हैं जो अपने विचार शिष्य के माइंड में डाल सकते हैं और उसे भटका सकते हैं। मास्टर्स के विचारों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें शिष्यों के शरीरों का मास्टर्स के द्वारा प्रयोग को सामान्य आत्माओं के मन बन जाने के भ्रम में नहीं रह पड़ना चाहिए। मीडियमों के कार्य बहुत निम्न कोटि के और गलत होते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे अनेक प्रकार के अवसर आए हैं जब हमारी अध्यक्ष के शरीर से अनेक अन्य महात्माओं ने कुछ कहा है, और ऐसे अवसरों पर आवाजें और फीचर भी परिवर्तित हो गए थे। उनके अध्यक्ष का मतलब है एनी बेसेंट। ये लिटरेचर का लिखा हुआ है। केवल कुछ विषयों को शिष्यों को के शरीरों को ही मास्टरों ने इस प्रकार से प्रयोग किया है। जब ऐसा होता है तब वे व्यक्ति पूरी तरह से चैतन्य थे, किंतु जब वे बोलते थे तब वे सुनती थी। वे अपने वाक्यों को अपने ही मस्तिष्क में बनाते थे और अध्यक्ष के मस्तिष्क से शब्द चुनते थे। उस समय मस्तिष्क के द्वारा वे अपने कोई वाक्य नहीं बना सकती थी। माध्यमों द्वारा अधिग्रहित करने पर भी लगभग ऐसा ही होता है, किंतु तब मस्तिष्क पर इतना पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। गुरुदेवों का आगमन बहुत प्रभावशाली होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति वहां है जिसको उनकी उपस्थिति पर संदेह हो, तो उनका चेहरा और उन्हीं की आवाज भी सुनाई पड़ती है। साधारण मीडियमों के द्वारा अधिग्रहित होने पर व्यक्ति का चेहरा और आवाज परिवर्तित हो जाती है, किंतु महात्माओं के द्वारा इतना पूर्ण अधिग्रहण नहीं होता। एक और तीसरी स्टेज होती है, इसे शिष्य का एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसे मास्टर का पुत्र या सन बनना भी कहते हैं। ये तभी होता है जब मास्टर निश्चित हो जाता है कि अब वह उनके विचारों से विपरीत कभी नहीं जा सकता है। एक्सेप्टेड शिष्य और संशिप में अंतर यह है कि पहली अवस्था में यदि शिष्य का भटकाव होता है तो मास्टर कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं, किंतु संशिप को पूरी तरह से निश्चित होने पर ही ऐसा होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन भंग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक गुरु को चेला के साथ तीन प्रकार का संबंध होता है: प्रोबेशनरी चेला, मान्य चेला और संशिप। प्रोबेशनरी चेला तो अभी शिष्यत्व से जुड़ा भी नहीं होता है, अतः वह शिष्य है ही नहीं। दूसरे और तीसरे प्रकार के शिष्यों के दो वर्ग होते हैं। इस वर्गीकरण का दीक्षाओं की संख्या से कोई संबंध नहीं है। वे कैटेगरी महान श्वेत संघ से संबंधित है। यह मास्टर और शिष्य के आपसी संबंधों से संबंधित है। महान श्वेत संघ से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जब मास्टर सुनिश्चित कर देते हो जाते हैं कि शिष्य प्रथम दीक्षा के लिए तैयार हो गया है, तो वह उसे दीक्षा के लिए श्वेत संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके सपोर्ट के रूप में दो अन्य लिफ्टों को उनकी योग्यता के बारे में गवाही देनी होती है। श्वेत संघ केवल उनकी योग्यता के बारे में प्रश्न कर सकते हैं और उनकी आपसी संबंधों के बारे में कुछ नहीं। जब एक संभावित शिष्य ये सब सुनता है, तो उसे चेलाशिप के लिए प्रयासरत हो जाता है। यद्यपि वो अपने मास्टर को खोजने के लिए प्रयासरत हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। गुरुओं को लोग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं जो शिष्यत्व की ओर बढ़ रहे होते हैं। वे समय आने पर स्वयं प्रबंध करते हैं और किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे उपेक्षित किया जा रहा है। CWL अपने एक परिचित की कहानी बताई है, जो एक संत की भांति था।
और उसके विचार से हर प्रकार से दीक्षा योग्य था, लेडबीटर के विचार से। उन्होंने एक दिन अपने मास्टर से उनके उनके चेला बनाने के संबंध में सिफारिश की, जिसके उत्तर में गुरुदेव ने उनको उनके बारे में कुछ बताया और ये भी बताया कि उनकी दीक्षा कब होगी। इसलिए हम आपको फिर बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अभी जो तुम्हारा मित्र है, वो उसके अंदर कुछ पूर्व जन्मों के अवशेष बाकी हैं, जो उसे पूरा करना है, उसे उसे वो परीक्षाएं देनी है। और अभी थोड़े दिन बाद में उसकी मृत्यु होगी। इसके बाद जब उसका अगला जन्म होगा, तो जन्म होने के कुछ ही दिन बाद, मतलब बहुत अर्ली एज में उनकी दीक्षा हो जाएगी। ऐसा गुरुदेव ने उनको बताया था। और उसके बाद में उन्होंने उनको दिखाया कि हम कैसे जान जाते हैं कि कौन हमारे शिष्य बनने के काबिल है। तो उन्होंने लेडबीटर की चेतना को ऊपर उठाया और कहा कि संसार की ओर देखो। तो कुछ लोग सितारों की तरह चमक रहे थे, बोले यही वो लोग हैं जो कि हमारे शिष्य बनने के योग्य हो गए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि यदि मास्टर के पूर्व जन्मों से बहुत उपकार कर रहे हैं, तो हम इस जन्म में वह शिष्यत्व के निकट हैं, तो उनके साथ और अधिक परिश्रम करके उसे शिष्यत्व के तैयार करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ कर्म हैं जो उनके अधिकार सिद्ध करते हैं। एल्बिटर ने मिस्टर ए.पी. सेनेट का उदाहरण देते हुए बताया कि उनका शिष्यत्व उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। लोगों का अकल्ट के प्रति विशेष रुचि भी उसकी अन्य लोगों की अपेक्षा पहले मान्य शिष्य हो जाते हैं। देखिए, ये जो ए.पी. सेनेट के बारे में आप जानते होंगे कि ए.पी. सेनेट का और मास्टर केज का एक पुराना संबंध था। इजिप्ट में, मिस्र में जब ये थे, तब एक बार वो फौज में थे और वो अरेस्ट कर लिए गए थे। तो चूंकि बड़े ऊंचे पद पे थे, इसलिए वहाँ का जो अधिकारी था इजिप्ट का, उसने इनको एक बहुत गेस्ट के रूप में रखा और एक मंदिर था, उसी मंदिर में उनको रहने की जगह दी और अपने बेटे को लगाया कि इनके पास 24 घंटे रहो और देखो कि इनको कोई तकलीफ न होने। तो उनकी उस सेवा से प्रभावित थे और उसके उपकार में उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाना चाहा। लोगों का अकल्ट के प्रति विशेष रुचि भी उसकी अन्य लोगों की अपेक्षा पहले मान्य शिष्य हो जाते हैं। ये ये मेरी टॉक जो थी वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। और आपको यदि कोई प्रश्न है तो कृपा करके आप पूछें और मुझे आपको एक्सप्लेन करने अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना कर सकेंगे अवश्य करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे ब्रदर गौतम जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो देखें अगर आ जाए तो। बाकी वीडियो मैंने खोला, हम जल्दी में थे ना, तो मैंने अच्छा सोचा कि अच्छा। मोबाइल से कांटेक्ट कर लेता हूँ। और जी जी वीडियो में कई बार टाइम लग जाता है, कई बार आवाज नहीं जाती है, कहीं कुछ। जी। तो हम में से कोई और हैं जो इसको ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, एक बार निवेदन करें कि हम अपने अंदर शिष्यत्व कैसे लाएं, हाउ टू डेवलप डिसाइपलशिप इन जी अस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गौतम जी, ये सवाल आपने सुन लिया होगा। नहीं, अभी फिर से एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं सुनील ये जी फिर से। सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम अपने अंदर क्या क्वालिटी लाएं या क्या डिसिप्लिन पैदा करें जिससे कि हमारे अंदर वो शिष्यत्व आए। ये क्लियर कट है। आपने देखा होगा एट द फीट ऑफ द मास्टर की जो पुस्तक है, वो कृष्णमूर्ति को मास्टर ने स्वयं पढ़ाई थी और उसी को पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल भी, तो मेजर पॉइंट्स जो हैं उनके, उनको जब उन्होंने अपनी बॉडी में परावर्तित कर लिया है या परिवर्तित कर लिया है, वो सारी चीजें करने लगे हैं, तो उनकी दीक्षा हो गई है। तो इससे अच्छा बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं मिलता कि एट द फीट ऑफ द मास्टर को परफेक्ट करें अपनी लाइफ में, उसके जितने भी गुण एक्सपेक्टेड हैं उनको पूर्ण करें, और इसी से आपको मास्टर्स के प्रभाव में आने में सहायता मिल सकती है। साधन चातुष्टयी। थैंक यू सर।
सुनील जी, आपको सवाल का जवाब आपका मिल गया? जैसा ठीक है सर, मैं समझ गया। साहब ये कह रहे हैं कि द फीट ऑफ द मास्टर बुक का अध्ययन चिंतन मनन किया जाए और उसी की टीचिंग्स को लाइफ में उतारा जाए। मैं आपको भेज दूंगा वो किताब, आप देखिएगा, छोटी सी किताब है। वो आपने दी हुई है मुझे, मेरे पास है उसका प्रिंट। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। कोई और हमारा मित्र कुछ और सवाल या कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, बंधु गौतम जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं वसुमती बोल रही हूँ और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी और बड़ी स्पष्टता से जो चेला के 3 स्टेजेस उन्होंने बताए और उसमें चीज़ें बताई हैं कि कैसे किस तरह क्या होता है, वो बहुत अच्छा लगा और जानकारी बढ़ी है हमारी सबकी। बहुत ही स्पष्टता और सरलता से उन्होंने बताया है। और एक चीज़ जो अभी उन्होंने कहा कि श्री गुरु चरणेशु में जो क्वालिटीज़ हैं उनको अगर हम उनसे अपने को प्योरीफाई करें या रूपांतरण करें, ट्रांसफॉर्म करें, तभी कुछ रिजल्ट आएगा। अगर हम केवल ज्ञान के तौर पर मस्तिष्क में रख लेते हैं और उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट्स फिर उतने अच्छे आते ही नहीं, अच्छे क्या आते ही नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी प्रमुख होगी क्योंकि पात्रता उसी से डेवलप होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन से। बराबर एनी बेसेंट और एचपीवी ने भी इस बात पे बहुत जोर दिया है कि बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई भी गुण हम वो नहीं कर सकते, और एक एक गुण के लिए उसको पक्का करने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। और जो भी अध्ययन रहा और जो भी बंधु गौतम जी ने अभी हम लोगों को बताया, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सचमुच में सीरियस हैं, क्या गंभीर हैं हम इस मार्ग पर चलने के लिए, तभी इनके फायदे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी को भी और बंधु गौतम जी को और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। खुशबू जी, आपने हाथ उठाया हुआ है, आपको कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, नमस्ते सर। सर, आज के सेशन से मैंने जो समझा है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्या मैंने सही समझा है वो आप लोग बताएंगे। तो सर, जैसे आपने बताया कि डिसाइपलशिप की बात हो रही थी कि डिसाइपल हम कैसे बनते हैं, तो कहने का मतलब कि एक डिसाइपल के भीतर जो लोअर सेल्फ है, मतलब जो लोअर प्लेन की चीजें हैं, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है, प्लस हायर के भी प्रति जो अटैचमेंट है वो भी उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो डिसाइपल के लिए आगे बढ़ सकते हैं या मास्टर तभी उनका चूज करेंगे। क्या मैंने ये सही समझा है? नहीं तो एक्चुअली यही चीज जो एक्सप्लेन की गई है हमारे हम्म। जो डिजायरलेसनेस वाले चैप्टर में, एट द फीट ऑफ द मास्टर में, कि ये जो डिजायर्स है डिफरेंट लेवल्स के हैं और हमें सारे लेवल्स की डिजायर्स को खत्म करना है। यहाँ तक कि तो सर ये इच्छा कि मुझे मैं डिसाइपल बन जाऊं या जल्दी बनूं या देर में बनूं, ये इच्छा भी जो है हानिकारक है और ये रास्ते में रुकावट लाती है। हम्म, तो सर ज्ञान ज्ञान पाने के लिए भी जो डिजायर है वो भी हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ जो नहीं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज। सोचिए नहीं। जी, अब मैं इसमें थैंक यू कुछ सर। ऐड करूं? हाँ हाँ, खुशबू जी, मैं आपको कुछ ऐड करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे को मास्टर क्या है इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। मास्टर या अडेप्ट क्या होते हैं इनकी रिसर्च करनी चाहिए, किसके आप शिष्य बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, ये क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे को बताया गया कि तैयारी कैसे करनी है, उसका एक शॉर्ट या ब्रीफ के अंदर एट द फीट ऑफ द मास्टर में आज की डेट पे सबसे बेस्ट तरीका बताया गया। तो उस तरीके के अंदर जो उसमें क्वालिफिकेशंस की बात करी गई है, उन क्वालिफिकेशंस को हमारे को अपने गाइडेंस, अपने आप को उसको समझते हुए और उस पर अपने आप को ढालना है। जैसे जैसे हम ये काम करेंगे, हमारी ड्यूटी है करना, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे को इसकी चिंता होनी नहीं चाहिए कि कब हम शिष्य बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या होगा। हमारा काम है कि उस रास्ते पे चलते रहें। अगर मेरा रास्ता जो चुना हुआ है ठीक है और मेरा पता है कि टारगेट जो है जहां पे मुझे पहुंचना है, जो मेरा गोल है वो भी ठीक है, तो मैं आज नहीं तो कल पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो वो गोल क्लियर हो और मेरा जो रास्ता वो क्लियर हो और जो मुझे करना है वो क्लियर हो और मुझे चलते रहना है। तो आगे पीछे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये डिजायर हटाना है, वो डिजायर हटाना है। मुझे क्लियर होना चाहिए मेरी क्या प्रॉब्लम
मेरे अंदर क्या वीकनेस है, जो मैंने सोचा है, जैसे एट द फीट ऑफ द मास्टर हम सब लोगों ने पढ़ी हुई है करीबन करीबन, उसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए कि हमारी वाणी, हमारे जो हम बोलते हैं शब्द, वो सही होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, और वो काइंड होने चाहिए, और वो हेल्पफुल होने चाहिए, है ना, बोला ट्रू काइंड एंड हेल्पफुल। क्या हम ये कर पाते हैं कंसिस्टेंटली? क्या हमारे नेचुरल अब इतना चेंज आ गया है कि हम हमारे शब्द हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ऐसे जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। उन क्वालिफिकेशंस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिस दिन वो पूरा होता है, और सबसे बड़ी जो उसके अंदर क्वालिफिकेशन जो उस किताब में ऐसे नहीं बताई गई है, वो है कि हम वाकई ही जो शिष्य बनना चाहते हैं और एवोल्यूशन के अंदर हम हाथ बटाना चाहते हैं दुनिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब होगा तो फिर आगे शिष्यत्व का रास्ता खुल जाता है। और कोई आपको सवाल पूछना है या बोलना है? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी। मुझे ये 3 प्रकार के शिष्यों के बारे में एक बार फिर से बताएं प्लीज। ये उन्होंने प्रोबेशनरी डिसाइपल्स की जो बात कही है, वाकई में डिसाइपल्स एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए उनको डिसाइपल नहीं मानना चाहिए। और इसके बाद में जो एक्सेप्टेड डिसाइपल्स हैं, और इसके बाद एक और दर्जा है, वो है सनशिप। तो सनशिप जो है वो तब प्राप्त होती है जब वो स्वयं गुरुदेव उसके शरीर में कुछ समय तक रहकर उसके वाइब्रेशंस को बदल देते हैं। सनशिप होने के बाद में बिल्कुल ये आशंका नहीं रहती है कि वो कभी भी उनके विचार से अलग जा सकेगा। ये तीसरी स्थिति है, इसको सनशिप कहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने, जीसस ने कई बार कहा कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। तो वो सनशिप प्राप्त शिष्य थे, ऐसा लगता है। हाँ जी, कंचन जी, कुछ आपको क्लियर हुआ? नहीं, ये पहली 2 बात तो समझ आ गई, लेकिन तीसरा क्या इसमें? मैं पहला ऐसा थोड़ा उन्होंने सा, कहा डिसाइपल नहीं समझना चाहिए, हाँ, ठीक है। फिर सनशिप भी समझ आया, देन व्हाट इज द थर्ड? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर मैं तरीके से बताता हूँ। हाँ, पहले तो वो एक व्यक्ति अप्लाई करता है कि मुझे जो है डिसाइपल बनाया जाए, ऐसे सोचेंगे। हाँ, तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपको ट्रेनिंग पीरियड में या प्रोबेशनरी पीरियड में रखते हैं, टेम्पररी आपको डिसाइपल, इसको प्रोबेशनरी प्यूपल कहा गया, करेक्ट। ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में जब उनको लगता है मास्टर को कि ये ठीक है, अब ये, हाँ, हमारे हिसाब से पास हो गया है, इसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में भी अभी भी मास्टर जैसे जैसे उससे कार्य करवाएंगे या लेंगे, जैसे वो चलेगा, तो वो गलतियां ऐसी कर सकता है जिससे वो गिर जाए, पीछे हो जाए, अभी भी पॉसिबल है। तो वो अपने और उसके बीच में एक दरमियान रखते हैं, एक फासला रखते हैं, और अपने को उससे कट कर सकते हैं। वो जुड़ाव जो होता है उसमें अभी भी वो एक पर्दा डाल सकते हैं। उसके बाद में आती है तीसरी स्टेज, जब वो इतना घुल मिल जाती है उनकी चेतना उस शिष्य की चेतना के साथ में, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, अब वो चेतना वो काटी नहीं जा सकती उस शिष्य की चेतना से। अब बीच में पर्दा नहीं लगाया जा सकता। अब क्या होगा कि जो शिष्य के साथ में, शिष्य तो फ्री है, ऐसा नहीं कि शिष्य कोई गुलाम है, तो शिष्य कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं। तो शिष्य जो है जो भी वो करेगा, वो मास्टर जब देखेंगे कि गलत कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू कि वो उसमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसके साथ में चलना पड़ेगा उनको। वो अब बीच में पर्दा नहीं डाल सकते। ये और जो है मिक्सिंग ज्यादा हो जाती, तो इसको संक्षिप्त कहा गया है, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। तो गलतियां तो शिष्य करते हैं, उनसे गलती भी होती है, उनको कर्म के असर भी आते हैं। और मैडम ब्लेवत्स्की हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उन्होंने कोलंब जो कपल थे उनको बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट करा, लेके आई, उनको रखा डीआर में, फिर कैसे उन्होंने पीठ में छुरा भोंका, एचवीवी के भी और सबके। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे धोखे मिलते हैं लोगों को, जो कि सन्स भी होते हैं, इनिशिएट्स भी होते हैं। इसके बाद में जो शिष्य होता है, जब वो तैयार हो जाता है इनिशिएशन के लिए, इनिशिएशन मास्टर नहीं देता है, इनिशिएशन मास्टर नहीं देता, ये थोड़ा सा समझ लें बाकी लोग भी। इनिशिएशन देते हैं ग्रेट वाइड संघ के एंट्री के लिए। जैसे मास्टर है वो एक टीचर है, और जो शिष्य है वो उनका स्टूडेंट है।
मगर यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए वो जो शिष्य है उसकी एंट्री जो है इनिशिएशन के माध्यम से होती है। इनिशिएशन जो है ऑकल्ट हयाती के जो सदस्य हैं वो देते हैं, और उसके बाद में ही वो इनिशिएशन के बाद ग्रेट वाइट ब्रदरहुड के अंदर उनकी एंट्री होती है, तो फिर आगे वो चलते हैं। इससे पाथ ऑफ होलीनेस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। भाई साहब ने, गौतम जी ने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन ये जो बीच में एक पर्दादारी वाली बात थी, वो सेकंड स्टेप था। संक्षिप्त तीसरा स्टेप, और इनिशिएशन तो फिर उसके बाद अलग ही। एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूं। हाँ जी। मेरे साथ एक सज्जन काम करते थे, मद्रास में रहता था मैं, और वो एक किसी दूसरे मेडिटेशन सेंटर से अटैच थे, जो वहीं पे शंकर नगर में अडयार के बगल में था, और शुरू से ही वहाँ जाते रहते थे वो। एक दिन वो जा रहे थे कि रास्ते में वो बेहोश होकर गिर पड़े, और उसके बाद अपने आश्रम पे गए और वहाँ पे लोगों को डांटने लगे कि ये कैसा है, वो कैसा है। किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। खैर, लोगों ने सोचा इनका दिमाग चल गया है, और इनको घर पहुंचाया गया। और बाद में मैं भी कंफ्यूज था, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने लिटरेचर किताबें उठा के देखी, तो उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी पोजीशन आती है जब संस्कृत के लिए एक्सेप्टेंस होती है, और उस एक्सेप्टेंस में जो गुरुदेव हैं वो उस संसिप की शरीर में सचेतन होकर के रहने लगते हैं कुछ दिन के लिए। एक एक हफ्ते के करीब चलता है ये, और एक हफ्ते के बाद में उनके अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है कि उसकी चेतना में और उसकी चेतना में, शिष्य की चेतना में कोई फर्क नहीं रह जाता है, और तब वो उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। ये उनके साथ हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि बाद में मुझे ये ऐसा ऐसा जो है उनके साथ भी हुआ है, एचपीबी के साथ में भी, और कृष्णमूर्ति के साथ में भी, जब उनको प्रोसेसेस होते थे। तो प्रोसेसेस जो थे, बाद में पता लगा कि ये जो कार्य है प्रोसेसेस वाला, ये मास्टर अगस्त का है, अगस्त मुनि का है। ये जिसे मास्टर जुपिटर कहते हैं हम लोग, जो इस समय नीलगिरीज में उनका आश्रम है, और उनको वहां पे नारायण मूर्ति कहते थे। उस टाइम पे वो बता रहे थे कि आई एम नारायण मूर्ति, बट आई डेंट नो हु इज नारायण मूर्ति, इसलिए मैं कंफ्यूज था। बाद में जब एनिमेशन का नोट लिखा कि ही इज नोन एज नारायण मूर्ति इन स्पिरिचुअल लाइन इन साउथ इंडिया, तब मेरी समझ में आ गया कि ये क्या जाती है। यही संक्षिप्त का है मेरे ख्याल से। थैंक यू। हमारे कोई और मित्र जो है कुछ ऐड करना चाहिए, सवाल पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। सर प्रणाम जी। मुझे इसमें पूछना था कि जो इनिशिएशन होता है उसके बाद फिर हम डिसाइपल हो जाते हैं। लास्ट में जो आपने 3 स्टेज बताई और फिर उसके बाद इनिशिएशन बताया, फिर हम डिसाइपल बनते हैं या क्या बनते हैं? नहीं ज्योति जी, डिसाइपल तो हम पहले ही हो जाते हैं, डिसाइपल के बाद ही इनिशिएशन होता है। नहीं, जब प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट हो जाती है, तो आपका फर्स्ट इनिशिएशन, इसके बाद सेकंड इनिशिएशन भी हो जाता है, और एक स्टेज पे जाके सनशिप आ जाती है। इस तरह से 4 इनिशिएशन होते हैं, 5वीं में आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एडप्टशिप। तो जो जितना भी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, बस थैंक यू सर, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल अगर है तो पूछ लें। तो मेरे ख्याल तो हमारे को जो इतने हमारे मित्र हैं हम सबको आपने बताया, तो हम लोग अब, क्योंकि और कोई सवाल नहीं है और टाइम हो गया है, तो हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness.
May each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone. गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े। खेद है कि मैं आज थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजीव। थैंक यू माता जी, थैंक यू। सो अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।